बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर नाम का एक शांत और समृद्ध राज्य था, जहां हरियाली, खेत और सादगी भरी जिंदगी लोगों के दिलों में बसती थी। उसी राज्य के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक बुजुर्ग किसान रहते थे, जिनका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत ईमानदार, परिश्रमी और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा भीमराव मंझला, ललित सबसे छोटा, भोला। तीनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। भीमराव चतुर तो था, पर भीतर से लालची। ललित चालाक और स्वार्थी, और सबसे छोटा भोला सीधा, दयालु और भोला भाला। एक दिन अचानक हरिदास का देहांत हो गया। घर में शोक का माहौल छा गया। कुछ दिनों बाद जब रस्में पूरी हो गईं, तब एक दिन भीमराव ने गंभीर आवाज में कहा, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए बंटवारे का निर्णय मैं करूंगा। भीमराव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अगली सुबह तीनों भाई खेतों की ओर गए। भीमराव ने खेतों को देखते हुए कहा, 2 खेतों में से एक मेरा होगा और एक ललित का। मेड़ भोला का होगा। ललित ने तुरंत ताली बजाई। भोला कुछ पल चुप रहा। उसकी पत्नी सावित्री दूर खड़ी सब सुन रही थी। भोला ने सिर झुका लिया। सावित्री की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अब तीनों भाई उस पुराने आम के पेड़ के पास पहुंचे, जिसे उनके पिता ने अपने हाथों से लगाया था। पेड़ पर ढेर सारे कच्चे आम लगे हुए थे। भीमराव ने पेड़ को देखते हुए कहा, पेड़ की एक डाल मेरी, एक ललित की और जड़ भोला की। सावित्री के मन में अब शक की चिंगारी जल चुकी थी। शाम को तीनों भाई घर के आंगन में बैठे। भीमराव ने घर की ओर इशारा करते हुए कहा, घर के 2 कमरे मेरे और 2 ललित के होंगे। छत भोला की होगी। दोनों भाई ठहाका लगाकर हंस पड़े। भोला की आंखें नम हो गईं, पर उसने विरोध नहीं किया। भैया, आप दोनों मेरे बड़े हैं। मैं आपका निर्णय स्वीकार करता हूं। मैं पिता के बाद आपको ही अपना सहारा मानता हूं। मुझे जो भी हिस्सा मिलेगा, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। भीमराव तुरंत अंदर गया और एक पुराना मिट्टी का घड़ा लेकर आया। घड़े में ढेर सारे सिक्के थे, कुछ नए, कुछ बेहद पुराने। भीमराव बोला, चलन वाले सिक्के हम रखेंगे और पुराने सिक्के भोला ले लें। घड़े से सिर्फ 4 पुराने सिक्के निकालकर उसने भोला की हथेली पर रख दिए। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है, तो मैं यही लूंगा। भोला ने कांपते हाथों से सिक्के पकड़े। जब भोला अपने कमरे की ओर बढ़ा, तभी भीमराव गरज कर बोला, अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा छत में है। तुम इस घर के अंदर नहीं रह सकते। भैया, मैं कहां जाऊंगा? मेरा अभी अभी विवाह हुआ है। मैं और मेरी पत्नी कहां रहेंगे? और अगले ही पल दोनों भाइयों ने भोला और उसकी पत्नी सावित्री को घर से बाहर धक्का दे दिया। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। भोला ने आखिरी बार घर की ओर देखा, जहां उसका बचपन बीता था। उसने धीमी आवाज में कहा, हे भगवान, अब हमारा जीवन कैसे चलेगा? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। अब रोने से क्या होगा? तुमने अपने भाइयों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। उन्होंने तुम्हें मेड़, जड़ और छत देकर सब कुछ ले लिया। दोनों पति पत्नी गांव के तालाब किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। रात गहरी थी, आसमान में चांद था और झोपड़ी में सन्नाटा। उन्हें नहीं पता था कि उनके जीवन में जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली है जो उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी। रात गहरी हो चुकी थी। तालाब के किनारे बनी छोटी सी कुटिया में भोला और उसकी पत्नी सावित्री चुपचाप बैठे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर टूटी उम्मीदों की खामोशी पसरी हुई थी। सावित्री की आंखों में आंसू थे, पर इस बार उनमें दुख से ज्यादा आग थी। भोला ने अपनी मुट्ठी में दबे 4 पुराने सिक्कों को देखते हुए कहा, मैं इन पुराने सिक्कों को मुखिया के पास ले जाता हूं। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें कुटिया के भीतर आ रही थीं। भोला अपने फटे कुर्ते की जेब में 4 पुराने सिक्के रखकर गांव के मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया जी दरवाजे पर बैठे हुक्का पी रहे थे। मुखिया जी, क्या इन सिक्कों के बदले कुछ नए सिक्के मिल सकते हैं? मुखिया ने सिक्कों को हाथ में लेकर गौर से देखा। ये सिक्के बहुत पुराने हैं, अब चलन में नहीं है। दुनिया की नजर में शायद बेकार, लेकिन हर पुरानी चीज बेकार नहीं होती। भोला का चेहरा उतर गया। अब मैं क्या करूं? फिर उन्होंने भोला की ओर सहानुभूति से देखा। मुझे तुम्हारे साथ हुए बंटवारे की बात पता है। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। एक काम करो, तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों में काम करो। मैं तुम्हें दूसरों से ज्यादा मजदूरी दूंगा
और इन सिक्कों को संभाल कर रखना। कभी कभी किस्मत सबसे अजीब रास्तों से बदलती है। अब भोला और सावित्री रोज सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करने लगे। तेज धूप, कड़ी मिट्टी और थकान भरा जीवन, यही उनकी नई दिनचर्या बन गई। एक दिन दोपहर के समय दोनों खेत के किनारे बैठकर खाना खा रहे थे। लगता है मेरी किस्मत में दुख ही लिखा है। मैं मेहनत करके जीवन चलाऊंगा। सावित्री अचानक चुप हो गई। उसी समय एक छोटी सी चिड़िया उड़कर उनके पास आकर बैठ गई। सावित्री ने अपने खाने में से थोड़े चावल उस चिड़िया के सामने रख दिए। चिड़िया ने चावल खाए, फिर कुछ क्षण तक भोला और सावित्री को ध्यान से देखती रही और अचानक उड़ गई। उन्हें क्या पता था कि वही छोटी चिड़िया उनके भाग्य का संदेश लेकर आई थी। रात को कुटिया में बैठे बैठे सावित्री गहरी सोच में डूबी हुई थी। सावित्री की आंखों में चमक आ गई। हमें अब समझदारी से काम लेना होगा। बंटवारे में मेड़ तुम्हें मिली थी, मेड़ हमारी है, उसे रखना या तोड़ना हमारा अधिकार है। अगली रात चांद आसमान में चमक रहा था। सावित्री ने एक फावड़ा उठाया और बोली, अन्याय का जवाब बुद्धि से देना चाहिए। दोनों चुपचाप उस खेत की ओर बढ़े जहां मेड़ बनी हुई थी। भोला के हाथ कांप रहे थे। उसने आखिरी बार आकाश की ओर देखा और बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सावित्री। फिर उसने धीरे धीरे फावड़ा चलाना शुरू किया। मेड़ टूटने लगी और धीरे धीरे खेत का पानी बहने लगा। भोला की आंखों में आंसू थे। सुबह की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ी, गांव में हलचल शुरू हो गई। भीमराव और ललित हमेशा की तरह बड़े गर्व के साथ अपने खेतों की ओर जा रहे थे। भैया, इस बार तो हमारी किस्मत चमकने वाली है। देखना, इस साल हमारी फसल से खूब कमाई होगी। इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, क्योंकि इस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी। उनके कदम अचानक रुक गए। खेत का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। पानी कहाँ गया? कल तक तो खेत भरा था। ये क्या हो गया? हमारी फसल सूख कैसे गई? मेड़ टूट गई है। किसने मेड़ तोड़ी होगी? और कौन करेगा? ये काम भोला का है। जहां हरी भरी फसल लहलहा रही थी, वहां अब सूखी मिट्टी और बिखरा पानी दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नजर टूटी हुई मेड़ पर पड़ी। वह जोर से चिल्लाया, भैया, जरूर ये काम भोला ने किया है। हाँ, उसने हमसे बदला लिया है। कुछ पल सोचकर भीमराव की आंखों में शक भर गया। दोनों भाइयों के चेहरे पर अब घमंड की जगह डर और क्रोध था। दोनों जल्दी जल्दी घर पहुंचे और अपनी पत्नियों को सारी बात बताई। कुछ देर की चुप्पी के बाद भीमराव बोला, घबराने की जरूरत नहीं। हमारे पास आम का पेड़ है। जब आम बिकेंगे तो नुकसान पूरा हो जाएगा। ललित ने राहत की सांस ली। दोनों ने सोचा कि अब वही पेड़ उनकी आखिरी उम्मीद है। उधर कुटिया में सावित्री शांत बैठी थी। भोला चुप हो गया। भोला अब सब समझने लगा था, पर उसका दिल कांप रहा था। रात होते ही दोनों चुपचाप कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के पास पहुंचे। चांदनी में पेड़ की छाया जमीन पर फैल रही थी। कुछ क्षण बाद ठक 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 कुल्हाड़ी की आवाज रात की खामोशी में गूंजने लगी। भोला हर वार के साथ अंदर से टूट रहा था, लेकिन वह सावित्री की बात समझ चुका था। धीरे धीरे पेड़ की जड़ कमजोर होने लगी और फिर धड़ाम! पूरा आम का पेड़ जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। आवाज सुनकर भीमराव और ललित दौड़ते हुए बाहर आए। जैसे ही उन्होंने पेड़ को गिरा देखा, उनका खून खौल उठा। भीमराव गुस्से से गरज उठा, भोला, तुमने हमारा पेड़ काट दिया। भोला ने शांत लेकिन दुखी स्वर में कहा, खेत की हालत देखकर भाइयों को दुख हुआ होगा। क्या हम गलत कर रहे हैं? जड़ हमारी है, इसलिए पेड़ पर हमारा अधिकार है। यह चालाकी नहीं, न्याय है। यही वह पेड़ है पिताजी ने लगाया था। मैंने किसी का पेड़ नहीं काटा, मैंने अपनी जड़ काटी है। दोनों भाई कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। भीमराव का अहंकार अब पूरी तरह टूट चुका था। कुछ ही दिनों में न्याय के अनुसार संपत्ति का पुनः सही बंटवारा किया गया। अब तीनों भाइयों को बराबर खेत, घर और धन मिला। भोला और सावित्री अब अपने हिस्से के घर में रहने लगे। उनकी छोटी सी कुटिया की जगह अब एक सुंदर घर बन चुका था, लेकिन भोला का स्वभाव नहीं बदला। वह पहले की तरह ही विनम्र और मेहनती बना रहा। लालच हमेशा रिश्तों को तोड़ता है, धैर्य और बुद्धिमानी अन्याय को हराती है। जो दूसरों का हक छीनता है, अंत में पश्चाताप ही पाता है।
सच्चा इंसान वही है जो कठिन समय में भी अपना चरित्र नहीं खोता। भगवान देर से देते हैं लेकिन न्याय अवश्य करते हैं। और इस तरह एक भोले, सहनशील और सच्चे इंसान की कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्याय के सामने क्रोध नहीं बल्कि धैर्य, बुद्धि और सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति होती है।